गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, जिसको एस.सी. वर्मा में रिस्ट एंड मोशन के नाम से बुलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। इस बात को कंसीडर किए बिना कि उस बॉडी का मोशन या रेस्ट किस वजह से है, किस वजह से है रेस्ट और मोशन, ये हम लोग पढ़ते हैं फोर्स में। तो कॉज मोशन का या रेस्ट का जो कॉज होता है वो फोर्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, किस कारण से हुआ वो हम लोग फोर्स में पढ़ेंगे। तो पहले मैं काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about rest and motion without considering its cause। कॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स में। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेस्ट और मोशन के बारे में। अब रेस्ट और मोशन कैसे डिसाइड करते हैं? मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं और मैं उससे एक्सप्लेन करता हूं। ये ग्राउंड पर रेस्ट में है। ये पर्सन ए, पर्सन बी एक मूविंग व्हीकल में है और उस व्हीकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ये पर्सन सी भी एक व्हीकल में है और उस व्हीकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये पर्सन ए पर्सन सी को देखकर उसके मोशन के बारे में क्या बताएगा? ए पर्सन सी पर्सन के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये इसके मोशन के बारे में क्या बताएगा? ये बोलेगा कि ये पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से अवे मूव कर रहा है। अब सी का ऑब्जर्वेशन ए ने किया तो बोला 10 मीटर पर सेकंड से अवे मूव कर रहा है। फिर से सी का ऑब्जर्वेशन अगर बी करे, अगर ऑब्जर्वर इस बार ए ना हो करके ऑब्जर्वर बी हो, तो ये ऑब्जर्वर बी सी के मोशन के बारे में क्या बोलेगा? जाहिर है सबको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर बी सी के मोशन के बारे में बोलेगा कि ये मोशन में नहीं है।
ये रेस्ट में है, ये बी ऑब्जर्वर बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि इसका भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और इसका भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, वो डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। डिस्टेंस नहीं चेंज करेगा तो इसको जितना दूरी पर ये पहले था, हमेशा उतना ही दूरी पर दोनों एक दूसरे को देखेगा। ये इसको हमेशा उतना ही दूरी पर देखेगा जितना पहले देख रहा था। तो जब दूरी सेपरेशन चेंज ही ना हो तो ये मोशन में क्यों बोलेगा इसको? कोई भी बॉडी मुझे मोशन में कब दिखता है? जब मुझसे वो दूर जाता है तो मैं बोलता हूँ कि अवे मूव कर रहा है। मेरे नज़दीक आ रहा होता है तो मैं बोलता हूँ टुवर्ड्स मूव कर रहा है। लेकिन जब सेपरेशन नहीं चेंज कर रहा तो मैं इसे क्या बोलूँगा? स्टेशनरी है, रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन कैसे देखते हैं? अगर सेपरेशन चेंज हो तो मोशन, और अगर सेपरेशन चेंज नहीं हो तो रेस्ट। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज कर ही नहीं रहा, तो इसको देख करके ये बोलेगा कि ये रेस्ट में है। ये देख के इसको बोल रहा था मोशन में है, और ये देख करके बोल रहा है कि ये रेस्ट में है। किसका बात सही? जाहिर है दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। ये भी अपनी जगह पर सही है, ये भी अपनी जगह पर सही है। तो देखो, तो इसको ये पर्सन ऑब्जर्वर बोल रहा है, ये ऑब्जर्वर बोल रहा है मोशन में इसको, और इसी को ये ऑब्जर्वर बोल रहा है रेस्ट में। तो ना ये रेस्ट में है, ना ये रेस्ट में एब्सोल्यूट रेस्ट में है, ना ही ये एब्सोल्यूट मोशन में है। ये ऑब्जर्वर देखने वाला बताएगा कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। मतलब अपने आप में रेस्ट और मोशन परफेक्टली करेक्ट नहीं है। रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन होगा? ऑब्जर्वर से। ऑब्जर्वर बताएगा कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन अपने आप में परफेक्ट नहीं है। रेस्ट और मोशन ऑब्जर्वर बताता है, उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? नथिंग इज आइदर इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। Rather, everything is relative. It is observer. It is observer who decides the motion, the rest or motion, the rest or motion of a body. अब ऑब्जर्वर जिस फ्रेम से अटैच हो, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम से अटैच हो, उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। द फ्रेम with which observer is attached is called
रेफरेंस फ्रेम। जिस फ्रेम से ऑब्जर्वर अटैच हो उसे बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा फ्रेम का मतलब क्या है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मैं वापस से सेम एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो तो ग्राउंड पर, ये रेस्ट पर है, ये ग्राउंड पर रेस्ट पर है। तो मैं बोल सकता हूं इस ऑब्जर्वर को, मैं किसके मोशन को देख रहा हूं, इसके मोशन को। ऑब्जर्वर किसको किसको मैं बोल रहा हूं, ए को ऑब्जर्वर बोल रहा हूं और बी ऑब्जर्वर, दो ऑब्जर्वर मैं ले रहा हूं। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ए और दूसरा ऑब्जर्वर बी। किसको, किसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, सी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ए ऑब्जर्वर देखो तो ग्राउंड पर है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम में है। ग्राउंड पर देखो रेस्ट में है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है और ये ऑब्जर्वर देखो तो मोशन में है, ये ऑब्जर्वर मोशन में है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये ऑब्जर्वर मोशनल फ्रेम में है, ये ऑब्जर्वर मोशनल फ्रेम में है और ये ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम में है। मोशनल ऑब्जर्वर भी, मोशनल फ्रेम कैसा है, ये फ्रेम जो मोशन कर रहा है उसका मोशन भी कैसा है, देखो तो यूनिफॉर्म स्पीड है। मैंने दिया 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये फ्रेम जो है, जिस फ्रेम में ये ऑब्जर्वर है वो फ्रेम मोशनल फ्रेम है और उसका मोशन, उस फ्रेम का मोशन, मतलब जिस व्हीकल में, उसी को मैं फ्रेम बोल रहा हूं। जिस फ्रेम में ये ऑब्जर्वर है उस फ्रेम का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो फ्रेम का मतलब समझ में आ गया होगा कि किससे अटैच है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अर्थ पर है और ये ऑब्जर्वर व्हीकल में है, तो ये मोशनल ऑब्जर्वर है, ये अर्थ पर रेस्ट में है, इसलिए ये अर्थ के फ्रेम में भी बोल सकते हैं कि अर्थ के फ्रेम में ये ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब अर्थ के फ्रेम में इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। तो मैं यहां पर लिखता हूं observer A is in ground frame. Observer A is in ground frame. और ऑब्जर्वर बी के बारे में क्या मैं बोलूंगा, इन मोशनल फ्रेम। मोशनल फ्रेम, जिसको मूविंग फ्रेम भी बोल सकते हो। इन मोशनल फ्रेम, ऑब्जर्वर बी इज इन मूविंग फ्रेम। फ्रेम मूव कर रहा है। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है उसको ऑब्जर्वर बताएगा। ये रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, इसके अकॉर्डिंग रेस्ट में है, इसके अकॉर्डिंग मोशन में है। तो इट इज अ ऑब्जर्वर हु डिसाइड्स द बॉडी इज रेस्ट और इन मोशन।
अब हम लोग जो मैथमेटिकली जो फाइंड करते हैं उसमें हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, हम लोग जो मैथमेटिकली सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फाइंड करते हैं उसके लिए हम लोग रेफरेंस फ्रेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड को लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम की तरह ट्रीट करते हैं और ऑब्जर्वर को ओरिजिन पर प्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर आवर मैथमेटिकल convenience we generally take Cartesian coordinate system as reference frame and observer is placed at origin. मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोर्ड के प्लेन में, जेड एक्सिस बोर्ड के प्लेन के बाहर। ये मेरा रेफरेंस फ्रेम है। और ऑब्जर्वर मेरा कहाँ है? ओरिजिन पर। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? मान लो कोई पार्टिकल यहां से यहां गया। अभी मान लेते हैं कि बोर्ड का प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो मैं बोर्ड में चलाता हूं क्योंकि 3 डायमेंशन मूव करवाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि बॉडी एक्स वाई प्लेन में ही मूव कर रहा है। कोई बॉडी यहां से यहां गया इस पाथ से चल के, तो मैं कोऑर्डिनेट से इसका ये वाला डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट और ये वाला डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ था और x y कोऑर्डिनेट फिर से मैं फाइंड कर सकता हूं, कहां से कहां गया। क्योंकि ऑब्जर्वर यहां है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इसके रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट क्या है, इनिशियली कहां है ये बता सकता है। यहां चल कर गया तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट क्या है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी का y कोऑर्डिनेट क्या है, कंपोनेंट नहीं कोऑर्डिनेट। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी का x कोऑर्डिनेट क्या है और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बॉडी का y कोऑर्डिनेट क्या है, हम बता सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने का पर्पस ये होता है कि मैं उसके लोकेशन को ट्रेस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कोऑर्डिनेट से कि कहाँ है, कहाँ चला गया। इसीलिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम लेते हैं और ऑब्जर्वर को यहाँ, तो यहाँ था तो ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है, यहाँ पहुँच गया तो ये ऑब्जर्वर उसको यहाँ देख रहा है। तो पोजीशन चेंज किया तो कैलकुलेशन वगैरह हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेट अपने को पता होगा, ये भी कोऑर्डिनेट पता होगा। तो उसके बेसिस पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कोऑर्डिनेट के बेसिस पर हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर से हम लोग अपना रेफरेंस फ्रेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक्स वाई जेड। और सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल किसी स्पेशियल पॉइंट पर है, यहाँ पर है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा। यहाँ तो दिखा नहीं सकते, तो मैं बोर्ड पर ही दिखाता हूँ कि कहाँ था वो। ए पॉइंट पर था जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 था। वो पहुँच गया बी पॉइंट पर, पहुँच गया जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। और वो कैसे चलकर आया है? सपोज ये ऐसे चलकर आया है, इस पाथ से। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो एक्चुअल पाथ होता है, ये जो पाथ पर ट्रैवल किया है, टोटल पाथ, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया है उसके मेजरमेंट को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां चला, यहां से यहां पहुंचा, तो देखो तो शॉर्टेस्ट पाथ यहां से यहां का क्या होगा? ये बनेगा। यहां से यहां का शॉर्टेस्ट पाथ यही बनेगा, और शॉर्टेस्ट पाथ को ही डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो पहले मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेता हूं। डिस्टेंस क्या है? इट इज टोटल लेंथ ऑफ path followed by the particle। ये हो गया डिस्टेंस। इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। It is shortest path of the particle between initial and final points। फाइनल पोजीशन भी बोल सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ। ये डिस्टेंस और इनिशियल से फाइनल के बीच का, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट ये किया, डायरेक्शन भी अपने को पता है किस तरफ गया है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को में कुछ रिलेशन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड का कुछ वैल्यू होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड का कुछ वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा और डिस्टेंस का भी कुछ वैल्यू होगा। तो देखो तो ये लेंथ इस लेंथ से ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। ये लेंथ मेजर करो और ये लेंथ मेजर करो तो जाहिर है ये लेंथ ज़्यादा दिखेगा, डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसलिए मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो डिस्टेंस अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है क्या कि डिस्टेंस कम हो जाए डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से? ये कभी पॉसिबल नहीं है। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट तो यही है। अब डिस्टेंस क्या हो सकता है? मिनिमम डिस्टेंस। अगर पार्टिकल ऐसे ही चला होता, इसी पाथ से चला होता, तो यही डिस्टेंस बन जाता। इससे कम डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता। अगर इसी पाथ पर चलता पार्टिकल तो यही डिस्टेंस बनता। इसके अलावा किसी पाथ से चले तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। इसलिए जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ज़्यादा तो इन सब कंडीशन के लिए, पाथ के लिए, लेकिन अगर पार्टिकल इसी पाथ पर चला यहाँ से यहाँ तो यही बन जाएगा डिस्टेंस और यही बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। कब? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग मोशन करे और वो अपने मोशन को रिवर्स ना करे। क्योंकि अगर रिवर्स कर गया, देखो तो यहाँ से यहाँ गया और फिर चल के यहाँ आ गया, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ये तो इसको मैं इसी पर दिखाना चाहिए लेकिन इस पर दिखाऊंगा तो क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैं साइड से दिखा रहा हूँ। ये गया, ये वापस आ गया, आया इसी पाथ पर वापस। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये चला और वापस यहाँ आया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ? यहाँ से चला था और वापस यहाँ पहुँचा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यही रहा। तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे और अपने मोशन को रिवर्स ना करे, मतलब वापस ना लौटे। वापस लौट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड घट जाएगा।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो उसके लिए पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मोशन करना है और अपने मोशन को रिवर्स भी नहीं करना। अब डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी वेक्टर है और वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। कभी ऐसा हम लोग बोलते हैं कि 10 मीटर चलें, डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ये मैं लिखने जा रहा हूं, displacement may be positive or negative, but distance cannot be negative. अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, और देखो तो ये घूम करके वापस अपने ही पॉइंट पर चला आए, तो डिस्टेंस कितना चला, ये सारा मेजर करेंगे, ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहां से चला और जहां पहुंचा उसको मिला दो, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो वापस घूम करके अपने ही पॉइंट पर आ जाए तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा पॉइंट, तो दोनों के बीच का कोई सेपरेशन ही नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो कोई पार्टिकल मोशन करते हुए वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाए तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस तो उसका एक्चुअल लेंथ होगा, पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस तो ये पूरा मेजर करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो कोई मूविंग बॉडी है, उस मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो ये भी एक पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स है, उसमें से एक पॉइंट और है, for a moving body displacement may be zero, but distance cannot be zero. अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट बताया था, पार्टिकल का पोजीशन ए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, तो मैंने बोला था ऐसे ही चलकर पहुंचा है बी पॉइंट पर, तो इसका ये जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, पाथ लेंथ, वो डिस्टेंस बनेगा। वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। कोई स्टैंडर्ड पाथ रहेगा तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं, अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस नहीं बता सकते। कोई स्टैंडर्ड पाथ होता तो हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेते। मान लो ये ऐसे चल रहा होता, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, तो इसके रेडियस के अकॉर्डिंग ये पाई आर और इसके रेडियस के अकॉर्डिंग ये पाई आर,
तो मैं ये डिस्टेंस आसानी से बता देता, लेकिन अभी कोई जनरल सिचुएशन है तो मैं यहाँ डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूँ। देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट मैं फाइंड कर सकता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करूंगा? मेरा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर। तो ये ए बी डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करूंगा? ये मैं पोजीशन वेक्टर में तुम्हें पहले सिखा चुका हूं, इसी के लिए सिखाया था ताकि तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करो। तो याद करो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर, इसको मैं आर ए बोल सकता हूं या ओ ए वेक्टर भी बोल सकता हूं। मैं ओ ए वेक्टर भी बोल सकता हूं और नहीं तो आर ए पोजिशन वेक्टर। ओ ए वेक्टर जिसको आर ए पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये कितना? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी तरीके से OB वेक्टर जिसको पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। अब देखो तो ट्राइंगल लॉ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। यहां से AB वेक्टर क्या हो जाएगा? OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। और AB वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं? पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसको मैं बोल सकता हूं RB। AB को मैं क्या बोल सकता हूं? RBA, पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मैं बार बार 2-3 बार ये लिख चुका हूं, शायद मैं ये 3 बार लिख चुका हूं। तो आगे से तुम्हें मैं बार बार इतना एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा, आगे तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। एनी वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इस वेक्टर के लिए ये फाइनल है, ये इनिशियल है। इस वेक्टर के लिए ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो ये देखो तो दिस वेक्टर, एनी वेक्टर जिसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या एनी वेक्टर, एनी वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं आर बी ए इक्वल टू आर बी माइनस आर ए बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। तो मैं यहां से अब इसी का यूज करके मैं डायरेक्ट लिखता हूं ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है? ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको मैं ए बी वेक्टर को ये भी बोल सकता हूं आर बी ए है, और आर बी ए को मैं क्या बोल सकता हूं? आर बी माइनस आर ए। और आर बी कितना है? और आर बी माइनस आर ए करूंगा तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहां से यहां पर हम लोग डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहे थे क्योंकि यह स्टैंडर्ड कोई शेप नहीं था। अगर यह स्टैंडर्ड शेप होता तो हम लोग यहां से डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते। अब मैं कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं कर रहा हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। इसका मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन तुम्हें लैंग्वेज में देगा। मैं लैंग्वेज बोलता जाता हूं, लिखाता नहीं हूं। लैंग्वेज बोलता जाता हूं और उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्रिएट करता हूं। क्वेश्चन ये है कि ऐसे बोलेगा, ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर। ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए पार्टिकल मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैं यहीं से चलाना शुरू करता हूं, ओरिजिन से ईस्ट की तरफ 10 मीटर मूव करवाया। फिर क्वेश्चन में आगे लैंग्वेज रहेगा। 10 मीटर चलने के बाद इट टेक्स परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। इट टेक्स परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न एंड अगेन मूव 10 मीटर। परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न एंड अगेन मूव 10 मीटर। इधर गया परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, ये परपेंडिकुलर राइट टर्न, ये इधर से चल रहे हैं तो लेफ्ट इधर बनेगा। परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न किया और मूव किया 10 मीटर। 10 मीटर अगेन इट टेक, आफ्टर मूविंग 10 मीटर अगेन इट टेक्स परपेंडिकुलर राइट टर्न एंड मूव्स 10 मीटर। फिर से ये परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया और 10 मीटर फिर से चला। यहां से क्वेश्चन तुम्हें बोलेगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो फाइनली यहां से यहां चला, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां से पूछेगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सारा लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहेगा, तुम्हें ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जब भी ईस्ट वेस्ट बोले पार्टिकल मूव कर रहा है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दो और उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो यहां मेरा डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ है 10 10 10 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पूछा। अच्छा, यहां पर आज मैं एक पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये बहुत ध्यान रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यहां क्वेश्चन क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट पूछा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो तुम्हें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आंसर देना है वो मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वेक्टर होते हुए भी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड नहीं करते। तो कब अपने को डायरेक्शन फाइंड करना है और कब नहीं फाइंड करना है, ये तुम्हें अच्छे से डिसाइड करने आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे क्योंकि हमें बताया है पार्टिकल कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन में बताया हुआ कि किधर चला है। अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन सिर्फ ऐसे होता, ईस्ट वेस्ट ना बोल करके सिर्फ ये बोलता ए पार्टिकल मूव्स along a straight line 10 meter, then it takes perpendicular left turn and moves 10 meter, again it takes perpendicular right turn and move 10 meter। तो इस केस में कोई डायरेक्शन नहीं बताया कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोला 10 मीटर लेफ्ट टर्न लिया, फिर 10 मीटर और चला। तो यहां पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, कह रहा कि एक स्ट्रेट टर्न में मूव किया, फिर परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, फिर परपेंडिकुलर राइट टर्न। तो कोई ईस्ट वेस्ट एक्स वाई कोई डायरेक्शन नहीं बोला। तो यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि ईस्ट की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ चला, फिर ईस्ट की तरफ चल लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कहाँ पर मुझे वेक्टर क्वांटिटी पूछे तो मैग्नीट्यूड से बताना है, और कहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्वांटिटी सबको फाइंड करने आना चाहिए कि कितना होगा। ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट जो है कितना होगा, ये सबको आना चाहिए फाइंड करने। तुम वीडियो को पॉज करो और इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ बिना देखे। मैं इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं, तुम वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, और सबको ये आना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसको फाइंड करने का सबसे आसान मेथड ये है कि तुम ऐसे देख लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कितना 10 और 10 20, और ये कितना 10। तो ये इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा तुम्हारा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का अंडर रूट। कितना हो जाएगा 400 प्लस 100 500 का अंडर रूट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 500 का अंडर रूट, और इसको कर सकते हैं 100 बाहर ले लाएंगे तो 10 रूट 5। अब रहा डायरेक्शन का बात। तो डायरेक्शन देखो तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो हम ये बता देंगे कि ईस्ट से कितना एंगल पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताने के लिए सिर्फ ये बता दें कि ईस्ट से कितना एंगल पर है या नॉर्थ से कितना एंगल पर है, तो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। तो मैं ईस्ट से लेता हूं, यहां पर मैं लैंग्वेज में बोल दूंगा लेट डिस्प्लेसमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद ईस्ट। तो tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ, क्योंकि हाफ कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दिया, यहाँ डायरेक्शन। अब मैं वेक्टर में लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट।
तो कितना हो जाएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना, 10√5 मीटर, डायरेक्शन क्या, एलॉन्ग, एलॉन्ग, एलॉन्ग ऐसे नहीं बोलेंगे, ड्यू की ओर, ड्यू tan इनवर्स हाफ, कितना डिग्री, इधर क्या है, नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से इतना डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से इतना डिग्री नॉर्थ की तरफ। इस तरह से मैंने देखो तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी बताया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, मैग्नीट्यूड भी सिर्फ पूछा जा सकता है, सिर्फ डायरेक्शन भी। तुम्हें डिसाइड करने आना चाहिए कि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या डायरेक्शन या दोनों, सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस और करता हूं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन करता हूं। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों से सॉल्व होता है, जबकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कैसा क्वेश्चन है ये, मैं लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन कैसे रहेगा, ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर along north, after that it takes perpendicular right turn and moves 4 meter. Finally, it moves 5 meter due की ओर, 5 मीटर due 37 डिग्री 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो बहुत आसान है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, इसलिए मैंने डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा।
ये क्वेश्चन देखा जाए तो इजी भी है और टफ भी है। इजी कब होगा? जब तुम एग्जैक्टली जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव करवाओ, एग्जैक्टली, ना कि रफ, एग्जैक्ट डायग्राम के साथ। एग्जैक्ट डायग्राम का मतलब ये नहीं होता कि 3 मीटर नापो। एक्यूरेट डायग्राम बनाने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो पॉज करके। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। ईस्ट, वेस्ट, सॉरी ये तो नॉर्थ है, वेस्ट, साउथ। क्वेश्चन क्या बोला? 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, 3 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। फिर क्या बोला? परपेंडिकुलर राइट टर्न लिया और ये चला 4 मीटर। 4 मीटर चला, नापने की जरूरत नहीं है, एक रफ डायग्राम। अब ये क्या बोला? 5 मीटर चला है, 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो मैं एक अलग से डायग्राम बना लेता हूँ। साउथ, साउथ, वेस्ट। 5 मीटर चला है, किधर? 37 डिग्री साउथ, साउथ की तरफ 37 डिग्री। किससे? वेस्ट से। वेस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री, 5 मीटर। ये 5 चला। अगर ये 5 चला तो मैं वेस्ट की तरफ कितना बोल सकता हूं चला? 5 cos 37 कंपोनेंट से। देखो तो ये कंपोनेंट cos और ये कंपोनेंट साइन। 5 cos 37, 5 sin 37। नहीं तो तुम राइट एंगल ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो। देखो तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज पता है तो बेस पता कर लेंगे। बेस पता कर लेंगे मतलब ये कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर पता कर लेंगे मतलब ये कंपोनेंट। तरीका है वही चीज, सिर्फ कंपोनेंट बोल लो या साइन कॉस से फाइंड करो, कर रहे हैं वही काम। ये वेक्टर है तो इसका ये कंपोनेंट कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 cos 37, cos 37 याद करो 4/5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर। वैसे ये 5 sin 37, sin 37 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 मीटर। कहने का मतलब ये जो 5 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट चला, इसका मतलब है कि 4 मीटर वेस्ट की तरफ चला और 3 मीटर साउथ की तरफ चला। इधर चला तो 4 मीटर वेस्ट की तरफ चला। 4 मीटर वेस्ट की तरफ चलेंगे तो देखो यहीं पहुंच जाएंगे। 4 मीटर वेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि ये भी 4 मीटर ही है। और साउथ की तरफ 3 मीटर चलेंगे तो देखो इस लाइन पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो साउथ की तरफ 3 मीटर चलना है और वेस्ट की तरफ 4 मीटर। तो मैं पहुँचूंगा कहाँ? देख लो, यहाँ पहुँचूंगा। मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच रहा हूँ। मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था, ये फाइनल मूवमेंट है, ये मूवमेंट फाइनल मूवमेंट जो है जहाँ से चले थे वहीं पहुँच रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन अरेंज किया था कि ये चलें तो ये 4 चले, ये 3 चलें। तो ये 4 चलेंगे तो इस लाइन पर आएंगे, इधर 3 चलेंगे तो इस लाइन पर। वापस ओरिजिन पर आ गया। तो यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट
जीरो है, डायरेक्शन का कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि नल वेक्टर, जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो मैंने यहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। डिस्प्लेसमेंट का मैं एक क्वेश्चन और करूंगा जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत कम लोग, मैंने क्लास में जब भी करवाया है तो बहुत कम क्लास में ही मुझे बच्चों का आंसर मिला है। मैक्सिमम क्लास में बच्चों ने आंसर नहीं दिया। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिखता नहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम वीडियो पॉज करके उसका सॉल्यूशन करना, नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं वीडियो क्वेश्चन एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ, तुम उसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है, कोई सिलेंडर है या सिलेंडर या तुम सर्कल मान लो, कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ये रोलिंग मोशन कर रहा है। इसका रेडियस कितना है r, और अभी जिस कंडीशन में है इनिशियली सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसको a बोला गया है। सर्कल के इस पर्टिकुलर पॉइंट को a बोला जा रहा है। इसका मोशन कैसा है, रोलिंग मोशन है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। रोलिंग मोशन क्या होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो तो अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अगर ये कर रहा हो तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशन। देखो तो प्योर रोटेशन है, और आगे भी जाए, इधर से ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो इसको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। लेकिन जब बॉडी ऐसे मूव करे, देखो तो ये कहीं पर कोई स्लिपिंग ना हो, ये देखो प्योरली रोटेशन मोशन है। लेकिन ये मोशन रोलिंग मोशन है, स्किड नहीं कर रहा है, ये इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो ये रोलिंग मोशन करता हुआ जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद ए पॉइंट का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मोशन कैसा है, रोलिंग मोशन है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम इसका आंसर फाइंड करके रखना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।